2025 रात के 11 बजे दीपिका के पापा को ना एक फोन आता है। फोन पर सिर्फ इतना कहा जाता है कि दीपिका छत से गिर गई है। वो घबराए हुए भागे हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर जाकर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो 24 साल की है, बीएड ग्रेजुएट, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि 140 जगह शरीर पर निशान थे। शरीर पे बड़े बड़े नील के घाव थे, जैसे जबरदस्ती किसी ने खींचा हो। अरे वो क्या ही मांग रहे थे, फॉर्च्यूनर, बस एक गाड़ी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे की कीमत एक फॉर्च्यूनर से तो कम नहीं है यार। दीपिका की शादी ना सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, सिर्फ 5 महीने। ये कोई पुरानी बात नहीं है। अब ना एक काम करो, आंखें बंद करो आराम से और सोचो आखिरी शादी तुमने कौन सी अटेंड की थी। रिलेटिव्स के बारे में सोचो, बाराती, शहनाई, मिठाई, सब। एक्चुअली वो बातें भी सोचो जो कोने कोने में होती है कि क्या मिल रहा है लड़के वालों को, लड़की की शादी में क्या दे रहे हैं वो लोग। लड़की की शादी में जितना भी खर्च करो कम है। गाड़ी तो देनी ही पड़ती है जनाब, रिवाज है ये तो बेटा। दहेज कहाँ दिया है, गिफ्ट्स दिया है। 1 करोड़। एक ही तो बेटी है, खर्च तो करना ही पड़ेगा ना। और हम सब क्या कर रहे थे, चुप थे या हंस रहे थे या खाना खा रहे थे, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, हमेशा से ही नॉर्मल रहा है। मैं भी इसका हिस्सा रही हूँ, मैंने भी इस चीज को नॉर्मलाइज किया है। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, सुना है, और तब भी चुप रही हूँ क्योंकि समझ नहीं थी शायद, तब सब कर रहे थे और आज मुझे इस बात की शर्म आती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दहेज की प्रथा एक्चुअली कहाँ से आई है, कैसे ये परंपरा एक क्राइम बन गई और हम देखते रहे। आज 2026 की रियलिटी क्या है और क्या 60 साल बाद भी कानून काम नहीं कर रहा, क्या सच में इसे रोका जा सकता है और कैसे। और दोस्तों, हमारे स्टार्स ये कहते हैं कि 98% ऑफ आवर व्यूअर्स डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसका मतलब ये है कि आप हमारी वीडियो देख तो रहे हैं बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। लेट्स कम बैक टू द वीडियो अगेन। दिस इज डाउरी वीडियो। पार्ट 1, दहेज आया कहाँ से। क्या तुम्हें पता है 300 BC में एक ग्रीक हिस्टोरियन इंडिया आए थे, नाम था आर्यन। उन्होंने इंडिया में 16 साल बिताए और जब वो वहां से वापस गए तो उसके बाद जाकर लिखा कि इंडिया में दहेज का निशान नहीं है। 1200 साल बाद अल बिरूनी, एक पर्शियन स्कॉलर, वो भी इंडिया आए। उन्होंने भी 16 से 17 साल इंडिया में बिताए और यहाँ से जाने के बाद लिखा कि इंडिया में दहेज का नामो निशान नहीं है। जब ये सब स्कॉलर्स खुलेआम लिख रहे हैं कि इंडिया के सिस्टम का पार्ट कभी दहेज था ही नहीं, तो फिर ये सवाल आता है कि ये सब आया कहाँ से। वैदिक जमाने में जब बेटी की शादी होती थी तो घर वाले उसे कुछ देते थे जिसे कहते थे स्त्री धन, मतलब बेटी को अपना धन, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसका अपना सुरक्षा कवच। वो पैसा जो बेटी का था, इन लॉज का नहीं, पति का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेटी का। तब हिंदुइज्म में मिताक्षरा सिस्टम चलता था, जिसका मतलब था बेटी को घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं मिलता, तो ये स्त्री धन एक तरह का प्री मॉर्टम इनहेरिटेंस था, कंपनसेशन की। बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो ये ले जाओ अपने साथ। ये कोई बुरी बात नहीं थी, ये बेटी की सुरक्षा के लिए था, उसकी सिक्योरिटी के लिए। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने एक और काम खराब कर दिया, जमीन के कानून बदल दिए। नए कानून में सिर्फ मर्द प्रॉपर्टी रख सकते थे और औरतों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं था। इसकी वजह से एक अजीब सी बात शुरू हो गई। जब बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो जो उसे लिया जाता था अब वो उसके पति के हाथ में जाने लगा और धीरे धीरे जो बेटी को दिए जाता था वो पति के परिवार को दिए जाने लगा। मतलब वॉलंटरी गिफ्ट कंपल्सरी डिमांड बन गई। बेटी का धन इन-लॉज का हक बन गया और स्त्री धन दहेज बन गया। अंग्रेजों द्वारा किए गए इतने सारे नुकसानों में से एक गहरा नुकसान ये भी है जिसे आज तक भारत भुगत रहा है और हम आज तक भी अपनी परंपरा के नाम पर उसी सिस्टम को ढोते आ रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में कई और देश हैं जहाँ पे दहेज कभी था। सुनना चाहोगे एक अजीब सा फैक्ट। पोर्चुगल ने बॉम्बे ब्रिटिश को दहेज में दिया था 1661 में, एक पूरा शहर दहेज में। लेकिन यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया और दहेज का सिस्टम खत्म हो गया और इंडिया में बढ़ गया। 1930 में सिर्फ 40% शादियों में दहेज दिया जाता था, 2000 में 90% शादियों में देने लगे और 1990 से 2008 के बीच 95% शादियों में दहेज दिया गया। कानून था, जेल का डर था, बट फिर भी 95%। क्यों? क्योंकि लड़कियों की मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी। IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, फॉरेन पैकेज, जितना पढ़ा लिखा लड़का उतनी ज्यादा कीमत, और उस कीमत को बेटी के बाप को चुकाना पड़ता था। ये है ग्रूम प्राइस, मतलब आपका बेटा बिकाऊ है। सुनने में कितना बुरा लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। और ये जो गाड़ी मिल रही तुम्हें डाउरी में, उसकी प्राइस तुम्हारी 15 साल का दिवाली बोनस है।
और जो गाड़ी चाहिए तुम्हें वो तो तुम रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ले पाओगी। और इस बाजार में बेटी बर्डन बन गई। इसलिए हर मिनट इंडिया में फीमेल फीटस अबॉर्ट होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है। काफी बैकवर्ड परिवार ये सोचते हैं कि लड़की है, दहेज देना पड़ेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये दहेज का सबसे पहली सजा है, जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म। अरे सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये है कि तुझको पैदा किया। तेरे बाप ने तो कह दिया था कि लड़की पैदा करके क्या करोगी, गिरा दो। अब एक बात बोलूंगी जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी हो, या सुनी हो तो भूल गए होगे। 90s में ना इंडिया में एक टीवी पे एड आती थी दूरदर्शन पर, और एक औरत उस एड में जल रही थी। और वो एड ये नहीं बता रही थी कि दहेज मत लो, वो एड ये बता रहा था कि अगर आपकी लाडली आग की चपेट में आ जाए तो आप क्या करेंगी? उसे कंबल में लपेटूंगी और फर्श पर लुढ़काऊंगी। बिल्कुल नहीं, पानी प्रयोग करें। उस एड का काम था जलती हुई औरत को सिखाना कि कैसे जिंदा रहे। मतलब गवर्नमेंट ने मान लिया था कि औरतें तो जलती रहेंगी, ये तो होगा ही, हम बस ये बता देते हैं कि कैसे सरवाइव करना है। ये नॉर्मलाइजेशन का सबसे बुरा चेहरा है और हम सब इस सब के गवाह हैं। अजीब बात ये है कि मगर ये इतना नॉर्मलाइज्ड है कि मैंने अपने ही आंखों और कानों से सुना है लोगों को बात करते हुए कि इसकी तो 3 बेटियां हैं, इसकी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी दहेज इकट्ठा करते हुए। अगर आपको लग रहा है ये सब सिर्फ 90s की बात है तो नहीं, ये सब 90s में शुरू नहीं हुआ था, ये सब 70s में ही शुरू हो गया था। 1970s में आपको पता है न्यूज़पेपर्स भर गए थे एक खबर से, सिर्फ बर्निंग ब्राइड्स, नई दुल्हनें नई बहुएं रसोई में जल जाती थी। एक पुलिस वाले लिखते थे किचन एक्सीडेंट्स या सुसाइड, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सवाल नहीं। 1971 तरविंदर कौर केस, वो टीवी देख रही थी ससुराल में बैठकर, तभी ना उसकी ससुराल में उसकी सास आती है और उस पर केरोसिन डाल देती है और नन्नद एक माचिस से जला देती। तरविंदर कौर जिंदा जल गई। वो भागी हुई बाहर निकली, चीख रही थी, हॉस्पिटल पहुंची और वहां इतनी तकलीफ में उसने पुलिस को अपना बयान भी दिया और फिर वहीं पर दम तोड़ दिया। ये एक केस नहीं था, ये एक एपिडेमिक था और इस केस के पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर आए, प्रोटेस्ट हुए, फ्यूनरल प्रोसेशंस हुए, स्ट्रीट थिएटर्स होने लगे और तब जाकर 1983 में कानून थोड़ा और सख्त हुआ। लेकिन कानून आने से पहले 1961 में ही डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका था। नेहरू जी का डिसीजन था दहेज लेना देना मांगना सब इलीगल है, फिर भी जुर्म होते रहे क्योंकि कानून था मगर इन्फोर्समेंट नहीं थी। पुलिस कहती थी फैमिली मैटर है, केसेस रजिस्टर ही नहीं होते थे और जब होते थे तो कन्विक्शन रेट इतना लो कि वो लोगों को डरा देते थे। रिटायर्ड मद्रास हाईकोर्ट जज नूटी राम मोहन रॉय, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था उनका, जिसमें उनका बेटा और वो अपनी बहू सिंधु शर्मा को मार रहे थे बच्चों के सामने। वजह दहेज। सोचो एक रिटायर्ड जज, कानून का रक्षक, दहेज के लिए मार रहा है और फिर उन्होंने अपनी सिंधु शर्मा बहू को प्रेशर डाला कि कोर्ट में बयान भी मत देना। यही वजह है कि कन्विक्शन रेट इतना ज्यादा लो रहता है क्योंकि सिस्टम इन्फेक्टेड है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये सब तो लोअर मिडिल क्लास में ही होता है तो शायद आपने मेड इन हेवन नहीं देखा है। ये एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे अच्छे से सार्कास्टिकली दिखाया गया है कि शादियाँ, ये जोड़ियाँ सिर्फ हेवन में नहीं बनती, डील से बनती है। उसमें ना एक बहुत प्यारा सीन है, बारात आती है और तभी ना लड़के वाले बारात को रोक देते हैं और बोलते हैं कि 4 करोड़ दो तभी बारात अंदर जाएगी। लड़की का बाप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, चेक लिखना लगता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन लिख रहा है क्योंकि बेटी की तो शादी करनी है ना। और जब गलती से उस लड़की को आगे जाके पता चलता है कि ये हो रहा है तो ये सीन होता है। There will be no Firas. I'm not going to pay anyone to marry me. ये सीन देख के ना बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत मिली थी, पर असली जिंदगी में दीपिका के पापा ने सब कुछ दिया था जो दे सकते थे, ज्वेलरी, कैश, फर्नीचर, फिर भी उन्होंने ना फॉर्च्यूनर मांगे और दीपिका छत से नीचे फेंकी गई। रोज 17 औरतें हर दिन सिर्फ दहेज की वजह से मारी जाती हैं। 2017 से 2022 के बीच में 35,000 औरतें मारी गई दहेज की वजह से, मतलब 18 से 19 औरतें हर दिन। 2024 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 4300 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली थी। ये तो सिर्फ वो है जो रिपोर्ट हुई थी, कितनी हैं जो रिपोर्ट हुई भी नहीं होंगी।
एंशिएंट वुमेन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एस्टिमेट है हर साल 25,000 औरतें 15 से 34 की उम्र की दहेज की वजह से मारी जाती हैं। जो जिंदा रहती हैं वो सिक्योर नहीं होती। 95% शादियों में दहेज दिया जाता है। ये इलीगल है मगर फिर भी 95% में। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की बात नहीं है। पलक राजक 21 साल, ग्वालियर, नई शादी, सुसाइड। और त्विषा के केस में तो एक रिटायर्ड जज उनकी बहू थी, वो दहेज की वजह से मारी गई, कानून के रक्षक के घर में ही। एजुकेटेड फैमिलीज, प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स और फिर भी दहेज, फिर भी मौत। ये तो देश का हाल है यार। और फाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो दहेज की कीमत लगभग एक परिवार के सालों भर की कमाई के बराबर होती है। मतलब एक बेटी का बाप अपने सालों भर की जमा पूंजी, उसकी कमाई एक बार में सब दे देता है। और अगर ज़्यादा डिमांड आई तो ज़मीन बेच देता है, कर्ज ले लेता है, टूट जाता है। और अगर बेटी घर में है तो सेविंग्स भी नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ बेटी के दहेज के लिए तो बचाना होता है। और अगर बेटा घर में है तो वो सारा पैसा बिजनेस में लगा देता है। ये तो हमारे देश का मैट्रिक है। ये है इंडिया का जेंडर इक्वेशन। बेटा इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, बेटी इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेना, देना, मांगना पनिशेबल ऑफेंस है। 60 साल से ज़्यादा हो गए। आज 2026 में सेक्शन 85, पति या ससुराल वाले औरत के साथ कुछ भी जुल्म करें तो 3 साल का जेल। सेक्शन 80, दहेज डेथ, 7 साल से उम्र कैद तक। कानून है, सज़ा है, पर फिर भी रोज़ 17 औरतें क्यों मरती है? पहला कारण है इन्फोर्समेंट नहीं है। पुलिस कहती है फैमिली मैटर है, केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, और जो होते हैं कन्विक्शन रेट इतना लो है कि कोई डरता ही नहीं है। दूसरा कारण प्रेशर और थ्रेट्स। सिंधु शर्मा का ही केस देख लो, रिटायर्ड जज ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया और कोर्ट में कुछ बोलने से मना कर दिया। यही है इंडिया की रियलिटी। ज़्यादातर केसेस में परिवार वालों को धमकाया जाता है, घबराया जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल दिया जाता है और अपने आप ये केसेस बंद हो जाते हैं। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन नहीं। कानून कहता है शादी के सारे गिफ्ट्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा ये वॉलंटरी था, दहेज नहीं। लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि आप हम पर ट्रस्ट नहीं करते वाला सवाल आ जाता है। चौथा कारण फॉल्स केसेस का डर। हाँ, ये भी सच है। NCRB 2022 का डेटा है कि 13,500 केसेस फाइल हुए थे, जिसमें से 356 फॉल्स केसेस पाए गए। फॉल्स केसेस होते हैं, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आई जिसमें उन्होंने बोला कि फॉल्स केसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कानून को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि असली प्रॉब्लम अभी भी है, असली मौतें अभी भी उनकी गिनती जारी है। और पांचवा रीज़न है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, कानून बदला है मगर सोच नहीं बदली। जो घर दहेज मांगता है वो सोचता है कि हम तो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, और जो घर दहेज देता है वो सोचता है कि लड़की की शादी करनी है, क्या करें। और सोसाइटी वो तो चुप रहती है क्योंकि नॉर्मल है। ये नॉर्मलाइजेशन बॉलीवुड ने की है, टीवी ने की है, सोसाइटी ने की है, शादी के गीतों ने की है। दिखाया गया है कि भाई बहन की शादी करने के लिए सब कुछ दे देता है, ये तो प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये एक सिस्टम का शिकार है और हम आज तक उसे प्यार बोल रहे हैं। रियल सॉल्यूशंस जो सिर्फ कानून से नहीं आते, एक्चुअली मेंटालिटी से आते हैं। पहला चीज, औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कहती है अगर औरत एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो दहेज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तब शादी एक सिक्योरिटी का ब्लैंकेट नहीं होती, तब शादी में 2 बराबर लोगों के रिश्ता होता है। दूसरी चीज, ग्रूम प्राइस का कंसेप्ट खत्म करो। अपने बेटे की वैल्यू उसकी सैलरी से मत अपनापो, उसके अपने बेटे की वैल्यू उसकी इंसानियत से, उसके वैल्यू सिस्टम से नापो। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन। हर शादी में सब गिफ्ट्स डॉक्यूमेंट करो। ये बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या नीड है, आप हम पे भरोसा नहीं करते क्या? लेकिन ये एक लीगल प्रोटेक्शन है जो कल को काम आ सकती है। और चौथी चीज, केरला मॉडल। केरला ने इंट्रोड्यूस किया है डाउरी फ्री सर्टिफिकेट। मतलब कपल्स पब्लिकली प्लेज करते हैं कि दहेज नहीं देंगे ना ही लेंगे। ये एक सोशल कमिटमेंट है और ये सोशल कमिटमेंट सोशल प्रेशर से ज्यादा पावरफुल होती है। तेलंगाना, बिहार, कई स्टेट्स हैं जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है गर्ल की एजुकेशन के लिए और शादी के लिए। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि कोई दहेज एक्सचेंज नहीं होगा। और पांचवी चीज, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोल दो। जब कोई तुम्हें बैठा हुआ सुनाई दे कि गाड़ी तो देनी पड़ती है ना, रिवाज है,
तो उठो और बोल दो कि रिवाज नहीं है, ये इविल प्रैक्टिस है और इसे खत्म करो। वो मेड इन हेवन वाली लड़की मंडप से उठकर चली गई, वो फिक्शनल था लेकिन वो फीलिंग रियल है। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आज इंडिया में एक नई जनरेशन है जो सवाल पूछ रही है, जो नो फेराज कह रही है, जो चेक नहीं लिखने दे रही अपने पापा को। ये बदलाव स्लो है लेकिन हो रहा है। मैं ना तुमसे एक सीधी बात कहूंगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, सिर्फ सच। मैं 13 से ज़्यादा कंट्रीज घूमी हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और ट्रैवल करती हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया देखी है और इंडिया से बाहर काफ़ी बार गई हूँ। और मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि मैंने बता सकती हूँ तुम्हें कि इंडिया की शादी है ना, दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत शादियाँ हैं। वो रंग, वो गहने, वो कल्चर, वो संगीत, वो प्यार, वो कनेक्शन, वो होलसेमनेस, वो टुगेदरनेस कहीं और नहीं मिलता है। लेकिन उसी सुंदर शादी के अंदर एक अंधा सिस्टम छुपता है, एक बाजार जहाँ पर बेटी की कीमत लगती है और बेटे को बेचा जाता है। और मैं इस सिस्टम का हिस्सा रही हूँ, मैंने खुद नॉर्मलाइज किया है, मैंने अपनी आंखों से आसपास होते हुए देखा है। क्योंकि तब समझ नहीं थी, क्योंकि सब कर रहे होते थे, लेकिन मुझे आज तक शर्म आती है इस बात को। लेकिन ना, अब शर्माने से कुछ नहीं होगा, एक्शन चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जिनके माँ बाप दहेज देने की तैयारियां कर रहे हैं, उन लड़कियों के साथ जो चुपचाप हैं, बैठी हैं, और उन पापाओं के साथ जो चेक लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, और शायद उन लड़कों वालों के साथ भी जो दहेज लेने के लिए तत्पर है। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका इसके प्रति क्या सोच है। आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM.